Okay, so Bismillah Rahman Rahim. Now we'll be solving questions from the NET past papers which were related to the integrals, derivatives. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सॉल्व करवाए थे। अब हम जब इंटीग्रल्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एनईटी के पास्ट पेपर्स के अंदर उनसे स्टार्ट करेंगे। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन, वेरी इजी क्वेश्चन। अक्सर पेपर के अंदर जीरो का इंटीग्रल जो है वो पूछा जाता है। सो जीरो का इंटीग्रल स्टूडेंट्स आपके पास कांस्टेंट होगा। इसमें ऑप्शन जीरो की भी होती है और स्टूडेंट जो है वो इसको जीरो मार्क कराते हैं, जीरो नहीं होगा। जीरो इज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट होगा। आपके पास नन ऑफ दीज या एक्स या आपने वहां पे जीरो मार्क करके नहीं आना है। यस, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि वन डी ऑफ एक्स मेंशन होता और फिर आपसे पूछ रहा होता कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो दिस वाज इजी कि वन का इंटीग्रल क्या होता है, आपके पास एक्स होता है और प्लस ये आपके पास आ रहा था। सो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर आता रहा कि आपसे जीरो का डेरिवेटिव पूछा जाता है। और जब आपसे जीरो का डेरिवेटिव पूछा जाता है या इंटीग्रल पूछा जाता है या डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते हो। जीरो का डेरिवेटिव लोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है। जब उसका इंटीग्रल लोगे तो कांस्टेंट आएगा, आंसर विल बी सी। सो आंसर इन दिस केस विल बी सी, नॉट ए जीरो। तो इस चीज को आपने समझना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू अगेन पास्ट पेपर की, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। सो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम कि ई की पावर एक्स था प्लस आपके पास थ्री डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स और साथ में आपके पास डी एक्स मैंशन था। तो इस सिचुएशन के अंदर एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपको दिए हुए हैं एंड दे आर इन द एक्सपोनेंट फंक्शंस आर देयर। उनको इसने एक फ्रैक्शनल फॉर्म में मेंशन किया हुआ है और आपसे इंटीग्रल पूछ रहा है। सो नीड नॉट टू वरी, सिंपल क्वेश्चन इट इज। तो व्हाट यू विल सिंपली डू इज कि पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे। तो आई विल राइट ई एक्स बाई ई एक्स प्लस थ्री बाई ई एक्स। मैंने क्या किया, मैंने टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रल का साइन अपनी जगह पे रहेगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू हियर इज ई एक्स विल गेट कैंसल। सो आई विल बी लेफ्ट विद वन प्लस थ्री है, ई की पावर एक्स है, ऊपर चला जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी ई की पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इसको जब मैं इसका इंटीग्रल लूंगा, सो इसका इंटीग्रल लेने पे ये आएगा मेरे पास वन का इंटीग्रल एक्स प्लस थ्री इज कांस्टेंट। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल कैसे लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स लिखा जाएगा। और जो ई की पावर है उसका डेरिवेटिव जो है उससे आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सो ई की पावर में यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ये माइनस को आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो। सो दिस वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन, पेपर के अंदर था ये क्वेश्चन। फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अब एक्सपोनेंशियल्स की हम पहले बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इंटीग्रल में से इस तरह का क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीटेड रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस वन। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आपने कंफ्यूजन का बिल्कुल शिकार नहीं होना। दिस इज इजी पीजी। आपने क्या अप्रोच यूज करनी है, आपने ये अप्रोच करनी है यूज के जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर, जो मैंने आपको पहले सॉल्व भी करवाया हुआ है, कि अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में अगर आपके पास फंक्शन हो और ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल सिंपली बिकम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। सो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा, ये आपके पास प्लस ये आ जाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो हेयर। क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी बनाया गया था, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जो कि ज्यादा डिफिकल्ट थी। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अनलाइक ई कैट या जी आई के का टेस्ट या फिर एनईडी का टेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो इस चीज को आपने देखना है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, सो ई की पावर एक्स इज द डेरिवेटिव। अगर आप इसको फंक्शन ले लेते हो, अगर आप एफ ऑफ एक्स इसको सपोज कर रहे हो ई की पावर एक्स प्लस वन को, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, सो दिस विल बिकम एफ डैश ऑफ एक्स विल बिकम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स, वन का डेरिवेटिव इज जीरो, वो खत्म हो जाएगा। सो यू हैव एफ डैश ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर एंड एफ ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। तो सिंपली द आंसर विल बी, so the answer will be, मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सो द आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। तो दिस वाज द राइट आंसर देयर। ऑपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का, एक दूसरे का ये ऑपोजिट है। इसका आपने, इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये
प्रोसेस जो है वो आप क्लियरली और ठीक तरीके से फॉलो अप आप करोगे। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा गया है कि x e की पावर x dx का आपने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सो x e की पावर x dx का इंटीग्रल जब आप फाइंड आउट करोगे, सो यू विल हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अंदर आप क्या करते हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर यू हैव टू फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x। आप क्या करते हैं जब इनको इंटीग्रेट करते हैं, सो द मेथड टू इंटीग्रेट दैम इज कि आप एक फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हो। जिस फंक्शन को आप छोड़ते हो बाद में आप उसका डेरिवेटिव लेते हो और दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लेते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एफ ऑफ एक्स को छोड़ देता हूँ एज इट इज, जी ऑफ एक्स का मैंने इंटीग्रल ले लिया, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, होल इंटीग्रेशन का साइन आएगा, जो इंटीग्रल का आंसर आया था मैं उसको मेंशन करूंगा, और जिस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा था उसको मैं अब सेकंड हाफ के अंदर अपने सेकंड पार्ट के अंदर अपने क्या करूंगा, साथ ही मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि आपने किस फंक्शन को छोड़ना है, यानी किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है? तो यूजली आप ये देखा करो कि उस फंक्शन को आपने डेरिवेटिव लेना है जो उस फंक्शन को आपने छोड़ना है, या उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है जो फंक्शन डेरिवेटिव से रिड्यूस होना शुरू हो जाए। सो देयर इज अ ट्रिक जो कि वैसे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाती है, एंड दैट इज आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस ऑर्डर के अंदर जो है वो आप चीज़ों को जो है वो छोड़ देते हैं, उनका जो है वो आप डेरिवेटिव लेते हैं। सो इनवर्स तो यहाँ पे है नहीं, लॉगरिथमिक तो है नहीं, अलजेब्राइक है। सो मैं अलजेब्राइक फंक्शन को क्या करूंगा, इसमें x जो है वो अलजेब्राइक टर्म है उसको मैं एज इट इज छोड़ दिया, e की पावर x आएगा, माइनस का साइन करूंगा, इंटीग्रल का आंसर। तो e की पावर x का मैंने इंटीग्रल ले लिया, यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा। x जो फंक्शन छोड़ा था, x को मैंने छोड़ा था, सो x का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, x का डेरिवेटिव इज 1, साथ में dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं जाऊंगा, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, द नेक्स्ट स्टेप हियर विल बी x e की पावर x माइनस e की पावर x d ऑफ x, अगेन e की पावर x का इंटीग्रल ले लेंगे, सो e की पावर x का इंटीग्रल इज e की पावर x प्लस c आ जाएगा। तो आईलेट कैन हेल्प यू, बट आप खुद भी देख सकते थे यहाँ पे कि जो x है, अगर मैं इसको का डेरिवेटिव लेता हूँ तो x का डेरिवेटिव बिकम्स 1, एंड इट इज सुपर इजी कि आप x को जो है ना वो ख़त्म कर दो, आपके लिए थिंग्स विल बिकम मच मोर कन्वीनियंट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक फंक्शन गिवन है और आपसे एरिया अंडर द कर्व बताया कि जो है वो पूछा जा रहा है। सो एरिया अंडर द कर्व आप कैसे निकालते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स प्लग इन करते हैं, एंड यू गेट द एरिया अंडर द कर्व। सो द फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 1 d की पावर x, the lower limit is 1 and the upper limit is 4, so you need to find out the area between these intervals from 4 till 1, area under the curve। वेरी सिंपल, इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, पावर रूल मैंने अप्लाई किया, एक्स का इंटीग्रल जो है वो मेरे पास 1 का इंटीग्रल सॉरी मेरे पास एक्स आ जाएगा। सो नाउ आई विल प्लग इन द अपर लिमिट एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट आउट ऑफ इट। सो अपर लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट मैं पहले इसमें प्लग इन कर लेता हूँ, दिस विल बिकम 4 क्यूब बाई 3 प्लस 4, माइनस कर लेंगे लोअर लिमिट को, जब आप लोअर लिमिट को इसके अंदर से माइनस करोगे, सो द लोअर लिमिट विल बी 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज 4 का क्यूब इज 64, 64 बाई 3 प्लस 4 इनटू सॉरी 1 बाई 3 प्लस 1। तो अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्लग इन किया। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूंगा, सिंपली एलसीएम ले लेंगे, 64 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, माइनस करूंगा मैं 1 प्लस 4 बाई 3 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एंड आई विल गेट द आंसर एज 76 बाई 3 माइनस 5 बाई 3। सो 3 इज माई एलसीएम, तो 76 में से 5 चला जाएगा, सो आई विल गेट द आंसर एज 71 बाई 3। तो सिंपली क्या किया मैंने, अपर लिमिट मैंने सबसे पहले इनको इंटीग्रेट किया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब मैं इंटीग्रल लूंगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप इंटीग्रल लोगे आपके पास एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 1 का एक्स आ जाएगा, अपर लिमिट इज 64 बाई 3 एंड एक्स था यहाँ पे, सो अपर लिमिट मैंने प्लग इन की, माइनस करूंगा मैं लोअर लिमिट कर लिया, 64 बाई 3 प्लस 4, सो दिस इज 12, 64 प्लस 12 इज 76, 76 बाई 3 आ गया, माइनस एंड दिस इज तो दोनों की डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास 3 था, एलसीएम ले लिया मैंने, सो द एलसीएम इज 71 बाई 3, so this is my answer here। तो we needed to find out the area between
दीज कर्व्स, यानी लोअर लिमिट आपके पास 1 थी, अपर लिमिट जो थी वो आपके पास यहाँ पे 4 थी। ओके जी, सो नाउ we need to find out this question. So we need to solve this question. This question is question number 6. So question number 6 is, so the question number 6 is infinity till 0 and you have 1 over x square plus 1 d of x. So we know that the derivative of tan inverse of x is, the derivative of tan inverse of x is written as 1 over 1 plus x square. अगर इसका डेरिवेटिव जो है 1 over 1 plus x square है, तो इस चीज का इंटीग्रल अगर आप लोगे तो यही टर्म आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रेशन डेरिवेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ वन अनदर. सो दिस होल टर्म विल बिकम after taking integral as tan inverse of x. So this is tan inverse of x. Upper limit is 0, lower limit is infinity. So tan inverse of 0 minus the lower limit tan inverse of infinity. So tan inverse of 0 is 0 and tan inverse of infinity is minus 90 degree, and minus 90 degree can be written as pi by 2. So this will become minus pi by 2. तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 होता है, 90 को मैंने रेडियंस में लिखा, पाई बाय 2 होता है, बाहर माइनस था, सो माइनस पाई बाय 2 इज माय आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रैक करने के लिए, स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए ऐसा क्वेश्चन इंटीग्रल का पेपर के अंदर सम टाइम जो है वो आपके पास पूछा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज और उनको जो है ना इसके अंदर जो है वो इश्यूज इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फेस करने पड़े. सो नाउ मूविंग ऑन टू the next question from the repeated questions, question number 7. So the question number 7 is, so let me make some space first. So question number 7 is, so the question number 7 is, I have as, we need to find out the integral of, we need to find out the, so this not only is an integral, but in fact the question was like this. So x cube dx. तो इसका पूछा गया था कि आंसर क्या है आपके पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि यहाँ पे इंटीग्रल लोगे, इसका जो इंटीग्रल आ जाएगा, फिर आप उस आंसर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप उसको उसका आप उसका जो है ना वो डेरिवेटिव लोगे. तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर साथ आपने उसका डेरिवेटिव भी लेना था. सो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल लेंगे, सो दिस विल बिकम एक्स 4/4. अब इस सारी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो आप डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सी भी आएगा साथ डेफिनेटली. तो सी का तो खैर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बट मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि बाद में ये सी क्यों नहीं ऐड किया गया. सो प्लस सी साथ यहाँ पे आ जाएगा. मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया. नाउ आई विल बी टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो 1/4 इज कांस्टेंट, एक्स की पावर 4 का मैं डेरिवेटिव लूंगा. सो एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव विल बी 4x का क्यूब. सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो your answer will be simply x की पावर 3, यानी x क्यूब will be your answer. तो need not to get confused, ठीक है. पेपर के अंदर अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो कि इंटीग्रल के साथ उसने डेरिवेटिव मैं मेंशन किया हुआ, तो पहले कीप काम एंड जस्ट सिंपली टेक द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन. अगर वो पहले इंटीग्रल अप्लाई कर रहा है, इंटीग्रल ले लेंगे आप. इंटीग्रल लेने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे कि उसके अंदर अपना डेरिवेटिव जो है वो उस जो आंसर आ रहा होगा उसका आप जो है वो डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लोगे. तो जब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट द आंसर. ओके, सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है. फ्रॉम द रिपीटेड क्वेश्चंस हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं. तो रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर से एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज कि आपने क्या करना है, आपने बताना है कि जो सीकेंट ए एक्स प्लस बी था. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 8 in fact. So this is question number 8. So question number 8 के अंदर आपसे कहा गया था कि secant of ax plus b into tan of ax plus b dx आपने इसका इंटीग्रल बताना था.
So I have told you numerous times that integrals and derivatives are reverse process of one another. So integration और derivation जो है वो एक दूसरे का reverse process है. अब पहले अगर आप डेरिवेटिव को समझ लो ना इसके कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. सो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे पास सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स. तो सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स. जब मैं इस सारी टर्म का इंटीग्रल लूंगा तो इंटीग्रल क्योंकि डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस है तो वापस मेरे पास सीकेंड एक्स आ जाएगा. तो मेरे पास गिवन है सीकेंड है ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी. आप क्या करोगे कि वापस जब इंटीग्रल लोगे तो ये सीकेंड बन जाएगा. तो इट कैन बी रिटन एज सीकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो रादर देन एक्स सिर्फ आपके पास ए एक्स प्लस बी जो है वो साथ में मेंशन है. और फिर आप क्या करोगे कि जो अंदर आर्ग्यूमेंट में टर्म पड़ी हुई है इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे. ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है ए इज कांस्टेंट, ए रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव इज 1, बी इज कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ए आ जाएगा मेरे पास. तो ए से मैं साथ डिवाइड कर दूंगा प्लस आई विल बी एडिंग अप द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है सीकेंड ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी है. सो दिस इज सिमिलर टू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स. जब सीकेंड एक्स टैन एक्स का आप इंटीग्रल लोगे तो वापस वो डेरिवेटिव आ जाएगा. दे आर ऑपोजिट प्रोसेसेस और रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ वन अनदर. तो दिस विल बी रिटन एज सीकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी. अब आप क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करोगे. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा ए एक्स का डेरिवेटिव 1 है, बी का 0 हो जाएगा. ए इंटू वन इज ए से डिवाइड हो गया. साथ में आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया एंड दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी से आपने रिप्रेजेंट कर लिया. सो अदर क्वेश्चन है आपके पास रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा जा रहा था कि जी डी यू हैव दिस dy by dx is equals to log of x is equals to log of x था आपके पास, नेचुरल log of x था आपके पास. और आपको कहता है कि इसका जो है ना आप जनरल सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन का फाइंड आउट कर लेंगे. तो जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरी सिंपल. व्हाट आई विल डू इज dy is equals to natural log of x into d of x. Now I'll be taking integral on both sides. तो यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y विल बी y is equals to नेचुरल log of x का इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास. देखें नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव जो है ना वो मेरे पास होता है 1 बाई एक्स. तो नेचुरल log ऑफ x इतना सिंपल नहीं है कि जितना नजर आ रहा है कि डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रल ले लोगे, बल्कि इनफैक्ट नेचुरल log ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 इंटू नेचुरल log ऑफ x और d ऑफ x. जब आप 1 का इंटीग्रल लेंगे तो 1 का इंटीग्रल इज x. आई एम अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल. तो नेचुरल log ऑफ x आ जाएगा, माइनस आएगा, इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आया था वो x था. जिस फंक्शन को आपने छोड़ा होता है तो मैंने नेचुरल log ऑफ x को छोड़ा था, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स. उसका डेरिवेटिव लेते होते हैं, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा. आई विल हैव x नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स. सो दिस विल बी x नेचुरल log ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y. सो y के लिए आपने सॉल्व करना था, y की वैल्यू आपसे पूछी गई थी. सो दिस वाज द वे कि आप उसको सॉल्व करोगे. मैं फिर बता देता हूँ. आई हैव टेकन अप dx ऑन द राइट हैंड साइड. दोनों तरफ इंटीग्रल लिया. यहाँ पे 1 था ना, सो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इज y. दिस वाज नॉट एज सिमिलर कि नेचुरल log ऑफ x का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला प्लग इन कर दोगे, ऐसा नहीं होता. नेचुरल log ऑफ x कैन बी रिटन एज 1 इनटू नेचुरल log ऑफ x अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल कि एक फंक्शन का आप इंटीग्रल लोगे. सो मैंने 1 का इंटीग्रल लिया दैट इज x. सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज लीव कर दिया, माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल का जो आंसर आया था दैट वाज x. आई प्लग इन x हियर. एंड जिस फंक्शन को आपने लीव किया था, जिसको छोड़ देते हैं आप, उसका डेरिवेटिव लेते हो. तो उसका डेरिवेटिव इज 1 बाय x. x के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा. सिंपली यू वर लेफ्ट विद 1 का आपने इंटीग्रल ले लिया एंड दैट वाज x नेचुरल log ऑफ x माइनस x प्लस c आ गया आपके पास. Okay, so question number 10 of the questions we are solving related to the integration from the past NET paper. So e a power x dx इसका आपसे जो है वो इंटीग्रेट करने का कहा गया है. वेरी इजी है. देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ. e की पावर अगर mx आपके पास मेंशन है ना, तो e की पावर mx का आप डेरिवेटिव कैसे लेते हो. तो पहले मैं आप उसका डेरिवेटिव लेना बता देता हूँ. सो दिस इज रिटन एज e की पावर mx. और जो आपके पास इसकी पावर होती है उस पावर के डेरिवेटिव से आप साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो. सो mx के अंदर m इज अ कांस्टेंट, x इज का डेरिवेटिव इज 1. सो m इंटू 1 हो जाएगा.
So the derivative of this kind of function can be written as e की पावर m into e की पावर mx. जब आप इनको इंटीग्रेट करते हो तो क्या करते हो कि आप ऊपर वाली जो पावर होती है उसके डेरिवेटिव से आप इसको डिवाइड करवाते हो. सो इन दैट सिनेरियो इफ e की पावर mx को मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो e की पावर mx को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या करूंगा कि मैं e की पावर mx को एज इट इज रेप्लिकेट करूंगा और ऊपर वाले के डेरिवेटिव से mx के डेरिवेटिव mm है उससे डिवाइड करूंगा. तो यही सिचुएशन यहाँ पे है. e की पावर ax मेंशन्ड है, वेरी इजी क्वेश्चन. सो e की पावर ax को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इट इज रिटन एज e की पावर ax डिवाइडेड बाय जो पावर है उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे. a इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव इज 1, a into 1 इज a प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था, बट समटाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द एग्जाम. सो रादर देन गेटिंग कंफ्यूज, थोड़ा सा आपने इस पे लॉजिक लगानी है. जब आप इस पे लॉजिक लगाएंगे तो थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू. आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व अप कर लोगे. ओके जी. So another question from the NED past paper, that is question number 11 now. तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको ये कहा गया है कि e की पावर x प्लस 1 होल क्यूब इंटू e की पावर x का dx, इसका आपने इंटीग्रल निकालना है. सो द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द इंटीग्रल इन सच सिचुएशन इज कि पहले आप क्या करो कि यहाँ पे क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसको अप्लाई कर दो, देन ई एक्स से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग द इंटीग्रल्स. सो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी. तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब. सो a प्लस बी का होल क्यूब कैन बी रिटन एज a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब. सो सिंपली मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा, इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी को इस फंक्शन के ऊपर. तो दिस विल बी ई एक्स का क्यूब. सो ई एक्स का क्यूब है, मैं स्टेप वाइज इसको कर देता हूँ. ई एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 ई एक्स का स्केयर आ जाएगा डॉट बी, बी इज 1. सो प्लस 3 ई एक्स 3a बी का स्केयर 1 का स्केयर प्लस बी का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब. पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. तो e की पावर x के साथ 3 है तो e की पावर 3x आ जाएगा प्लस 3 e की पावर 2x आ जाएगा प्लस 3 e x आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 था. अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास e की पावर x भी पड़ा हुआ था. सो e की पावर x को हम वापस ले आते हैं और हमने इसको इंटीग्रेट करना था. सो बिफोर इंटीग्रेटिंग लेट अस नाउ मल्टीप्लाई दिस e की पावर x इनसाइड दिस कंप्लीट ब्रैकेट में जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दिस विल बी e की पावर 3x डॉट e की पावर x एंड देन 3 इंटू e की पावर 2x डॉट e की पावर x प्लस 3 e की पावर x डॉट e की पावर x प्लस e की पावर x आ जाएगा. इंटीग्रल लोगे आप जब इसका, तो जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो इंटीग्रल लेने से दिस विल बी e की पावर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, e की पावर 4x आ जाएगा प्लस 3 e की पावर 3x आ जाएगा प्लस 3 e की पावर x प्लस x 2x आ जाएगा प्लस e की पावर x. नाउ दिस इज प्रेटी सिंपल. सिंपली अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है एंड आफ्टर इंटीग्रल यू विल गेट द आंसर. सो e की पावर 4x क्विकली मैं इंटीग्रेट करता हूँ, e की पावर 4x ही रहेगा, डेरिवेटिव से साथ डिवाइड कर देंगे, 3 e की पावर 3x रहेगा, नीचे आप डेरिवेटिव 3x का 3 आएगा उससे डिवाइड कर दोगे, 3 आएगा, e की पावर 2x एज इट इज रहेगा, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, ऊपरली टर्म के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे. सो e की पावर x का तो इंटीग्रल e की पावर x ही है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा. तो जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही होगी वो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और जिस फॉर्म में भी आपके पास आंसर गिवन होगा आपने उसको सिंपली जो है वो राइट डाउन कर देना है. सो समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है कि यू नीड नॉट टू डायरेक्टली अटैक द क्वेश्चन, रादर देन आपने क्या करना है कि आप पहले उसको थोड़ा सा देख लो कि चीज़ें किस तरह से गिवन है, चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट हुई हुई हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाली हैं. उसके बाद जो है फिर आप उनको सॉल्व करो और इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द क्वेश्चन आई यूज द वर्ड, आप जो है पहले उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाओ कि है क्या चीज़ है, उसके बाद जो है आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं. अगेन वो भी इसी तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन है. तो इजी क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आपने इसका इंटीग्रल लेना है. प्रीटी सिंपल, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लोगे. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. फिर मैं इसको इंटीग्रल ले लूंगा. सो x प्लस 1 आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, डी ऑफ एक्स इंटीग्रल लेना है. नेक्स्ट स्टेप में आप यू कैन राइट दिस 2 अंडर रूट एक्स एज 2x की पावर 1/2. सो सिंपली x का इंटीग्रल क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x, दिस इज 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आएगा प्लस ये आ जाएगा, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी रिटन एज
1/2 इंटू एक्स स्केयर प्लस, सॉरी एक चीज मैं मिस कर गया यहाँ पे, 1 का स्केयर है, 1 का स्केयर का इंटीग्रल जो है 1 का स्केयर इज 1, सो 1 का इंटीग्रल इज एक्स। सो द नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, तो ये 1 जो है यहाँ पे x बन गया था, सो दिस इज x, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 4/3 x की पावर 3/2 प्लस c मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू नाउ क्वेश्चन नंबर 13 from the repeated set of questions from the past NET exams. So question number 13 states that you have this function x का square divided by 1 minus 2x का cube dx. Again सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करनी है जो मैंने आज एक लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया है कि अगर ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे आपका उसके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है, जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। तो व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये उस फॉर्म का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स मैंने जब 1 माइनस 2x का क्यूब करूंगा, क्विकली मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, टाइम सेव करना होता है टेस्ट में, आपने 1 का 0 माइनस अपनी जगह पे कांस्टेंट है, so this will be -6x का स्क्वायर, so this will be -6x स्क्वायर, so f will be -6x स्क्वायर। सो मेरे पास ऊपर से x स्क्वायर तो है, सो आई नीड -6, सो मैं -6 से मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, -6 से मैं डिवाइड भी करवा लेता हूँ। जो न्यूमरेटर में -6 मैंने लाया उसको आई विल टेक इट इनसाइड द इंटीग्रल, so this will be written as -1/6 into -6x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus 2x का क्यूब d of x. Now numerator में you have the derivative and in the denominator you have the function. So simply क्या हो जाएगा, natural log of function बन जाएगा. So this will be -1/6 as it is, natural log of 1 minus 2x का क्यूब प्लस c आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। Now moving on to some of the questions which were there in the exam and they were a bit आप ये कह सकते हो कि आप उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किसी के अंदर यूज हो रही थी। तो ऐसी कोई सिचुएशन के क्वेश्चंस भी पेपर के अंदर समटाइम्स होते हैं, एनईटी के अंदर सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, वन स्टेप सॉल्विंग वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब के भी कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर में थे। नाउ लेट अस सॉल्व दोस क्वेश्चंस नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 14, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कि जी सीकेंड स्केयर ऑफ ए एक्स प्लस बी है, और आपको पूछा गया था कि आप बताओ कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रल। सो वी नो दैट tan x का इंटीग्रल इज सीकेंड स्केयर x एंड दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वन अनदर। सीकेंड स्केयर पड़ा हुआ है, वापस आ जाएगा, सो दिस विल बी tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। बल्कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आज के लेक्चर में पहले करवा चुका हूँ। tan ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंदर जो आर्ग्यूमेंट में टर्म है इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, जब आप इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे सो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव विल बी ए, यहाँ पे साथ में आपके पास सी आ जाएगा। सो दिस वाज द आंसर कि 1/a tan ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपने डू रिमेंबर टू पुट इन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद इट। सो moving on to another question कि सिंपली log x का डेरिवेटिव log x का इंटीग्रल पूछा गया। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्वेश्चन के पार्ट के अंदर, लेकिन इट वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन बट इट वाज देयर इन द एग्जाम। सो log x का इंटीग्रल ले लेते हैं रादर देन नेचुरल log ऑफ x। यहाँ पे log ऑफ x गिवन था दिस टाइम, नेचुरल log ऑफ x हो या log ऑफ x हो सेम रूल्स अप्लाई होंगे। मैंने बताया कि log x का डायरेक्टली आप इंटीग्रल नहीं लेते हैं, इसके साथ आप एक वन सपोज करोगे 1 इंटू लॉग एक्स इज लॉग एक्स, तो 1 का आप इंटीग्रल ले लोगे अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। so 1 का इंटीग्रल इज x नेचुरल log ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर है दैट इज x। log ऑफ x का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, जिस फंक्शन को आप छोड़ते हो, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x होगा d ऑफ x। सो दिस वाज प्रीटी सिंपल बट पेपर में था एज इट इज, मैंने उसको सॉल्व करवा दिया dx। so this will be x log x माइनस एक्स प्लस सी। सो याद रखना एनईटी जो के अंदर जो है ना अपने कोई पास पेपर नर्स जो है वो रिवील नहीं करता है। हमने क्या किया हुआ है कि जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स हमसे प्रिपरेशन करने के बाद पेपर में अपेयर होते रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैंने उनके फीडबैक के ऊपर एक पूल ऑफ क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। सो अ लास्ट थिंग टू रिमेंबर So a last thing to remember related to the NETs and from the
इंटीग्रेशन टॉपिक मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करवाया, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स भी करवाया आपको मैंने, डिफरेंट जो सिनेरियोज इंटीग्रल रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर के अंदर हो सकते हैं या पास्ट पेपर्स के अंदर एडेड थे, उनको मैंने आपके लिए सॉल्व करवाया है। एक लास्ट बात जो इसके अंदर से इज़ वेरी एसेंशियल टू कवर अप, एक फॉर्मूला है हमारे पास ई ए की पावर ए एक्स हो, सो इसको, और अगर आपके पास ए इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स पड़ा हुआ हो, तो इसका इंटीग्रल सिंपली क्या हो जाता है हमारे पास कि इसका इंटीग्रल जो है इसके इंटीग्रल का जो आंसर है इनफैक्ट वो आ जाएगा हमारे पास ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो इस फॉर्म को आपने डू रिमेंबर इट। इस दफ़ा तो एनईडी 1 के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं था, बट पास्ट पेपर्स के अंदर थोड़ा सा ये क्वेश्चन डोरमेंट है, ज़्यादा कुछ अर्सा हुआ पूछा नहीं गया, बट पेपर के अंदर जो है ये आता रहा है, और पेपर के अंदर जो है वो ये इस तरह की किसी फॉर्म का क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास आ सकता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल इसकी कोई सॉल्व करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव एज e की पावर mx into, let's say that is m, and this is sin x and plus cos x d of x. So this is in comparison to this formula which is e की power ax a f of x plus f dash of x. So remember जिस तरह कोई सिचुएशन आ जाए तो वन स्टेप में सॉल्विंग होती है। एनईटीज के अंदर फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट उनके अंदर कॉन्सेप्ट डीप डाउन जाके यूज़ करने होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। सो साइन एक्स एफ ऑफ एक्स अगर कंसिडर किया जाए तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनता है, प्लस कॉज एक्स बनता है। सो दिस विल बी सिंपली ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। तो मैं अब इसको क्लोज कर लेता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा सो दिस विल बी ई की पावर एम एक्स, एम अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सो एम अपनी जगह पे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और फंक्शन मैंने आइडेंटिफाई किया दैट इज साइन एक्स, सो और एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉज एक्स, सो दिस विल बी ई एम एक्स कॉज एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के क्वेश्चन भी समटाइम्स पेपर के अंदर होते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वर इन द रिसेंट ईयर्स एनईटीज। एक चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होती, एवरेज होती है। अगेन क्योंकि 200 MCQs आपने इन टोटल करने होते हैं इन योर एनईटीज, सो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो इस तरह से दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी उनकी सॉल्विंग नहीं होती है, बट डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर को मैंने सॉल्व करवाया कि वो स्टूडेंट्स जो कि ना एफएससी के बैकग्राउंड से नहीं है, यानी अगर ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं या इवन प्री मेड के बैकग्राउंड से, जो आप नेक्स्ट की न्यू पॉलिसीज हैं कि जी प्री मेड का स्टूडेंट भी जो है विल बी अपेयरिंग इन द एडवांस मैथमेटिक्स पोर्शन, सो ही शी विल बी अपेयरिंग इन द एडवांस मैथमेटिक्स पोर्शन, तो उस तरह से उसको चीज़ें समझ आ जाएं। Like, comment, and subscribe.